एक तरफ वो छात्र हैं जो कहते हैं कि उन्हें आज भी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि नए कानूनों के नाम पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आज भी भारत के कई बड़े संस्थान IIT, IIM में जातिगत भेदभाव की खबरें आती हैं। छात्रों को लैब में एंट्री नहीं मिलती है, वाइवा में कम नंबर दिए जाते हैं, हॉस्टल में अलग बैठाया जाता है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने 13 जनवरी 2026 को इक्विटी रेगुलेशन जारी की। इसमें इक्विटी स्क्वाड्स बनाने की बात कही। ये स्क्वाड कैंपस में घूम घूम कर देखेंगे कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ से विवाद शुरू होता है। नई गाइडलाइन के मुताबिक इन कमेटियों में SC, ST और OBC के लोग होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई अनिवार्य सदस्य नहीं होगा। जनरल छात्रों का सवाल है, अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ तो क्या ये कमेटी निष्पक्ष रहेगी? कि पुराने नियमों में झूठी शिकायत करने वाले को सजा मिलती थी, लेकिन 2026 के नए नियम में इस लाइन को हटा दिया गया है। प्रोफेसर को डर है कि पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उन पर जातिगत भेदभाव का झूठा इल्जाम लगाकर करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी का आरोप है कि अब प्रोफेसर पढ़ाने से ज्यादा स्क्वाड से डरेंगे। दोस्तों, जातिवाद खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या एक भेदभाव को खत्म करने के लिए दूसरा भेदभाव पैदा करना सही है? क्या बिना सबूत के किसी को अपराधी मान लेना न्याय है? रिफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन रिफॉर्म समावेशी इंक्लूसिव होने चाहिए, न कि डिविसिव विभाजनकारी। डेटा बताता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में लगभग 30% भेदभाव के मामले अब OBC छात्रों के साथ दर्ज होते हैं। उन्हें पिछड़ा या कोटे वाला कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अब एक OBC छात्र भी किसी जनरल कैटेगरी प्रोफेसर या छात्र के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत कर सकता है। कैंपस के अंदर अब केसों की संख्या 40 से 50% बढ़ जाएगी। भाजपा के लिए मंजिल है 2029 की सत्ता और रास्ता सर्वणों को ये राजनीतिक बलिदान। सर्वणों के इस गुस्से के पीछे जो सबसे बड़ा भूत खड़ा है वो है SC, ST एक्ट 1989। उन्हें डर है कैंपस के अंदर इसी कानून का डिजिटल वर्जन है। NCRBC नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिकॉर्ड कहते हैं कि इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले 15 से 25% मामले झूठे पाए जाते हैं। ये वो मामले हैं जो आपसी रंजिश, प्रमोशन रुकवाने या सिर्फ बदला लेने के लिए दर्ज किए गए। जब बिना जांच की गिरफ्तारी की ताकत उसके हाथ में आ जाए तो उसका दुरुपयोग होना तय है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ठहरिए, अगर 25% मामले झूठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे 75 मामले सच्चे भी हैं। ये वो सच है जिसे ब्राह्मण समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आज भी कई कैंपस ऐसे हैं जहाँ दलित छात्रों के हॉस्टल कमरों में अलग थलग कर दिया जाता है। तो क्या हमें कानून नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या कानून अंधा होना चाहिए या फिर पक्षपाती? ये क्वेश्चन है। आज के इस जहरीले माहौल को समझने के लिए हमें उस समय में जानना होगा जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शुरुआती वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मेरिटोक्रेटिक थी, यानी इसका मतलब है आपका काम आपकी पहचान तय करता था। एक ही परिवार में एक बेटा ब्राह्मण शिक्षक हो सकता था, दूसरा क्षत्रिय हो सकता था, तीसरा शूद्र भी हो सकता था। जैसे जैसे सत्ता लालच बढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ शक्तिशाली समूहों ने इसे व्यवस्था को हेरिडेटरी यानी जन्मजात बना दिया। उन्हें समाज के पैरों में जाति की बेड़ियां डाल दी ताकि उनकी सत्ता की कुर्सी कभी ना हिले। और यहीं से भारत का सेल्फ सैबोटेज शुरू हुआ। सत्ता इंसान को भ्रष्ट बनाती है और जब वो सत्ता जन्म के आधार पर सुरक्षित हो जाए तो वो पूरे समाज का मानसिक पतन कर देती है। लेकिन ये तो सिर्फ रात थी, असली जहर तो अभी और घोला जाना था। इतिहास आगे बढ़ा और भारत में मुगलों का दौर आया। अक्सर हमें मुगलों की इमारतों और शान और शौकत की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मुगलों ने भी भारत के सामाजिक ढांचे को और टॉक्सिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुगलों को भारत के सामाजिक सुधार से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए भारत एक मिल्च काउ यानी दुधारू गाय था। और ज्यादा बढ़ाया, जमींदारी और लगान वसूलने का जरिया बना लिया। निचले गरीब लोगों का शोषण मुगलों के दौर में और बढ़ा। लेकिन दोस्तों, असली मास्टरमाइंड स्ट्रोक तो अभी अंग्रेजों ने खेला। अंग्रेजों ने देखा भारत को सिर्फ तलवार से नहीं जीता जा सकता, इसे अंदर से तोड़ना होगा। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये वो मोड़ था जहां अंग्रेजों ने भेदभाव को सरकारी मोहर दे दी। उन्होंने पहली बार शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार की। क्या यह दलितों के प्रति उनका प्यार था? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था आजादी की लड़ाई लड़ रहे हिंदू समाज के बीच एक ऐसी कानूनी दीवार खड़ी कर देना जिसे सदियां भी ना गिरा सके। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वो बीज बोया जो आज UGC बिल के रूप में एक विशाल कटीला पेड़ बन चुका है। अंग्रेजी में कहावत है, डिवाइड एंड रूल इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। वो अंग्रेजों ने किया, लोगों को आपस में लड़ाओ और सत्ता पे राज करो। वही आजादी के 76 साल बाद भी हमारे नेता वही पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। 1947 में जब आजादी मिली, हमें लगा
अब नया सूरज उगेगा। लेकिन क्या ये वाकई सत्ता की कुर्सियों पर बैठे नेताओं ने देखा कि अंग्रेजों को बांटो और राज करो वाला फार्मूला तो कमाल का है। पिछले 76 सालों में चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, सबने मिलकर एक ही खेल खेला, वोट बैंक की राजनीति। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि छुआछूत जड़ से खत्म, क्योंकि अगर नफरत खत्म हो गई तो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। ब्राह्मणों को लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के गले में डाला गया एक कानूनी फंदा है। जब बहुत सारे विशेष अधिकार आपको पहले से मिले हों और किसी को बराबर लाने की कोशिश की जाए तो आपको वो अत्याचार लगने लगते हैं। लेकिन क्या ये बाकी समानता लाई जा रही है या फिर से 76 सालों से चली आ रही बांटो और राज करो की राजनीति का एक नया खतरनाक डिजिटल अवतार है। अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अब भारत को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो भारत छोड़ने से पहले यहाँ के दिमागों पर कब्जा करना चाहते थे। तब आई सार्जेंट रिपोर्ट। दिखने में ये शिक्षा सुधार का प्लान था, लेकिन इसके पीछे की साजिश बहुत गहरी। अंग्रेजों ने देखा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनकी नाक में दम कर दिया। उन्हें समझ आया कि अगर यूनिवर्सिटी आजाद रही तो जनरल और प्रबुद्ध युवा उनकी जड़ें खोद देंगे। इसलिए सार्जेंट रिपोर्ट ने पहली बार सुझाव दिया कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बननी चाहिए। लंदन में बैठा कोई अफसर ये तय कर सके कि भारत की यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा और किसे फंड मिलेगा। ये ग्रांट यानी फंड देने के नाम पे यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को खरीदने की पहली कोशिश थी। अगर फंड अंग्रेज देंगे तो यूनिवर्सिटी को धुन भी अंग्रेजों की ही सुन बजानी होगी। यही वो मानसिकता थी जिसे 1956 में यूजीसी के रूप में कानूनी जमा पहना दिया गया। आजादी मिली, 1953 में यूजीसी का उद्घाटन हुआ और 1956 में संसद ने यूजीसी एक्ट पास किया। शुरुआती दौर में इसका काम नेक था, यूनिवर्सिटी को पैसा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यूजीसी शिक्षा के मंदिर से हटकर राजनीतिक और जासूसी का अड्डा बन गया। पिछले 76 सालों में जो भी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे उसने यूजीसी को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया। अपनी विचारधारा के प्रोफेसर भर्ती करना, अपनी मर्जी का सिलेबस थोपना और जातियों के नाम पर फंड का बंटवारा करना, ये यूजीसी का असली चेहरा बन गया। और अब जनवरी 2026 में जब सरकार कह रही है कि हम यूजीसी को खत्म करके HECI लाएंगे, तो जाते जाते ये संस्था एक ऐसा इक्विटी बिल छोड़कर जा रही है जिसे पूरे देश के एकेडमिक माहौल में आग लगा दी है। यहाँ से शुरू होता है असली वोट बैंक का खेल। ब्राह्मणों को लगता है कि उनके साथ द ग्रेट बेट्रायल यानी सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है। भाजपा के राजनीतिकारों को एक बात समझ आ गई है कि सवर्णों के पास जाने के लिए कोई दूसरा राजनीतिक घर नहीं है। इसलिए अब भाजपा की नजर उस वोट बैंक पर है जिसे कभी कांग्रेस का आरक्षित गढ़ माना जाता था। ये नया यूजीसी बिल सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, इसमें सबसे बड़ा दाव ओबीसी समुदाय पे खेला गया। विपक्ष का हाल तो और भी विडंबनापूर्ण है। वे सवर्णों के गुस्से को हवा तो दे रहे हैं, लेकिन खुलकर बिल का विरोध नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि उनका पिछड़ा और दलित वोट बैंक हमेशा के लिए खिसक जाएगा। क्या 2026 के भारत में वाकई छुआछूत सिर्फ जाति के आधार पर हो रही है? मेरा दावा है बिल्कुल नहीं। आज की असली सच्चाई ये है कि छुआछूत का आधार कास्ट नहीं बल्कि कैश बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति दलित या पिछड़ा वर्ग से है लेकिन वो करोड़पति है, बड़ी लग्जरी गाड़ी से आता है, सत्ता के गलियारों में उसकी पकड़ अच्छी है, तो क्या कोई सर्वण ब्राह्मण उसके साथ खाना खाने से मना करता है? क्या कोई उसकी जाति पूछता है? नहीं, लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगाते हैं। मनी इज द ओनली करेंसी ऑफ रेस्पेक्ट। आज की दुनिया में सम्मान का इकलौता पैमाना है पैसा। जिसके पास पैसा है उसकी हर खामी को समाज नजरअंदाज कर देता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए पूरा समाज अछूत बन जाता है। अब सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई सर्वन या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर भीख मांग रहा है या गंदे काम करने को मजबूर है, तो क्या उस व्यक्ति को समाज गले लगाता है? क्या उसे पवित्र मानकर अपने घरों में जगह दी जाती है? हकीकत ये है कि उससे भी समाज उसी नफरत से देखता है जैसे सदियों से पहले अछूतों को देखा जाता था। भेदभाव आज भी जिंदा है, लेकिन इसका शिकार सिर्फ गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार जो बिल ला रही है वो जाति को देख रही है, गरीबी को नहीं। वो एक अमीर दलित के बच्चे को तो सुरक्षा दे रही है, लेकिन एक गरीब सवर्ण के बच्चे को उसके हाल पर छोड़ रहे हैं। नेताओं ने जातियों के नाम पर बिल इसलिए बनाए ताकि गरीब गरीब रहे, गरीब गरीबी से लड़ता रहे, अमीरों को सत्ता सलामत रहे। यह मैं आपसे एक सीधा निजी सवाल पूछता हूँ। आपके भी कई दोस्त होंगे, स्कूल में, ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में। आपने कभी किसी गहरे दोस्त के साथ बैठने से, लंच करने से उसकी जाति पूछी? मेरा मानना है नहीं।
हम एक नए युग में जी रहे हैं जहाँ दोस्ती और रिश्ते, योग्यता और जुड़ाव कनेक्शन पर बनते हैं। लेकिन हमारे नेता हमें याद दिलाते रहते हैं कि अरे तुम जनरल हो, तुम पिछड़े हो, तुम ऐसे हो। वो हमारे दिमाग में जहर घोलते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम हिंदू नाम पर या गरीब के नाम पर एक हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, एक हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो घर समाज अंदर से बटा हो वो कभी मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। नेताओं का काम ही हमें बांटना है ताकि वो राज कर सके। तो फिर समाधान क्या है? क्या इन जातिगत बिलों से देश सुधरेगा? नहीं, समाधान बहुत सीधा, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। शिक्षा में प्राथमिकता, सुरक्षा का आधार सिर्फ आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसे पूरी तरह मुफ्त शिक्षा मिले, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। अगर कोई अमीर है तो उसे पूरी फीस देनी चाहिए, चाहे वो स्वर्ण हो, दलित हो, कुछ भी हो। शिक्षा व्यापार नहीं, सेवा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि जो नेता है, कानून बनाते हैं, उनके अपने बच्चे कभी भारत की इन सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। वे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जाते हैं, विदेश जाते हैं, वरना कोई इक्विटी स्क्वाड है, न कोई कोटा, न ही जाति की कोई राजनीति। मेरी मांग सीधी है, जो नेता शिक्षा पर कानून बनाए उसका बच्चा अनिवार्य रूप से देश के सरकारी संस्थानों में पढ़े कि भेदभाव क्या होता है और असुरक्षा क्या होती है। दोस्तों, यूजीसी बिल 2024 और ST/ST एक्ट का ये नया तालमेल समानता लाने के लिए नहीं, बल्कि सवर्णों और पिछड़ों के बीच एक स्थायी युद्ध छेड़ने के लिए है। हमें नफरत के स्क्वाड्स नहीं चाहिए, हमें प्रतिभा, मेरिट का सम्मान चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आज का असली अछूत सिर्फ गरीब है? क्या आपको लगता है कि नेताओं को अपने बच्चे भारत में पढ़ाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में पूरी साथ में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।